दोस्तों, आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो बाहर से देखने पर तो एक परफेक्ट जिंदगी की शानदार तस्वीर पेश करता है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत ही खौफनाक और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई के एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन कमलकांत शाह के केस की। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक एक परत को खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे मेडिकल साइंस और डिजिटल सुरागों ने बंद दरवाजों के पीछे हुए एक साइलेंट क्राइम का पर्दाफाश किया। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस केस की गहराई में उतरते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे अपनों से ही होता है। जरा सोचिए कि इंसान जब अपने घर में होता है तो वो खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, राइट? कमलकांत जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ उसी घर में रहते थे जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वही घर उनके लिए एक साइलेंट ट्रैप, एक मौत का जाल बन चुका था। लालच और धोखे ने कैसे एक हंसते खेलते परिवार को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया, ये समझना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब बाहर की दुनिया से देखने पर आपको क्या नजर आएगा? सब कुछ एकदम परफेक्ट। 46 साल के कमलकांत शाह मुंबई के सेंटा क्रूज जैसे पॉश इलाके में रहने वाले एक बेहद सफल टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, समाज में रुतबा था। 2002 में उनकी कविता से शादी हुई थी और लोगों को लगता था कि यह 22 साल का रिश्ता एकदम आइडियल है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की असलियत पूरी तरह अलग थी। उनकी शादी बस नाम की रह गई थी, एक फॉर्मेलिटी। 2021 में कमलकांत को पता चला कि कविता किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और वो कोई और कौन था? हितेश जैन, जो कि खुद कमलकांत का ही दोस्त था। असल में कविता और हितेश का पिछले 10 साल से एक सीक्रेट अफेयर चल रहा था, और दोस्तों, यहीं से इस खौफनाक साजिश के बीज बोए गए। भाग 1, द कैलकुलेटेड एग्जीक्यूशंस, यानी एक सोची समझी साजिश। तलाक होने पर प्रॉपर्टी बंटने का डर था, इसलिए इस खौफनाक रास्ते को चुना गया। अगस्त 2022, यहीं से घटनाओं का एक डरावना सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले कमलकांत की मां सरला देवी अचानक बीमार पड़ती हैं। उन्हें पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होती है और 13 अगस्त को उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त सबको लगा कि उम्र ज्यादा होने की वजह से ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन असल में ये इस साजिश का एक ट्रेलर था, क्योंकि सरला देवी का प्रॉपर्टी में हिस्सा था और उन्हें शक भी हो सकता था। इसके ठीक कुछ दिन बाद 24 अगस्त को कमलकांत को भी बिल्कुल वही लक्षण दिखने शुरू होते हैं। 3 सितंबर को हालत बिगड़ने पर उन्हें अंधेरी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उनकी हालत गिरती ही गई और 19 सितंबर 2022 को अस्पताल में 17 दिन गुजारने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उनकी मौत हो गई। ये पूरा सीक्वेंस अपने आप में बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। अनमास्किंग द इनविजिबल वेपन, यानी वो अदृश्य हथियार का सच जिसने इस केस का रुख ही पलट दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में जांच के दौरान एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जब कमलकांत की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें आर्सेनिक और थैलियम नाम के जहर का लेवल बहुत ज्यादा था। आर्सेनिक का लेवल था और 425.76 और थैलियम का 362.34। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक आम इंसान के शरीर में पाए जाने वाले नॉर्मल लेवल से पूरे 400 गुना ज्यादा था। जी हां, 400 गुना। ये रिपोर्ट देखते ही डॉक्टरों को एक सेकंड नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई आम इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये साफ साफ स्लो पॉइजनिंग का केस है। क्या आपने कभी इनहेरिटेंस पाउडर का नाम सुना है? इतिहास में आर्सेनिक को इसी नाम से जाना जाता था, यानी विरासत हथियाने वाला पाउडर। क्यों? क्योंकि इसे बहुत चालाकी से प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके लक्षण बिल्कुल एक आम बीमारी जैसे होते हैं, जैसे पेट दर्द होना, उल्टियां आना, कमजोरी लगना और बाल झड़ना। किसी को शक ही नहीं होता। और दूसरा जहर था थैलियम, जो सच कहूं तो और भी खतरनाक है। यह सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और अंगों को फेल कर देता है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, अगर डॉक्टर स्पेसिफिक तौर पर इसका टेस्ट ना कराएं तो रूटीन ब्लड टेस्ट में ये जहर कभी पकड़ में नहीं आते। भाग 3, द डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। ये कोई जल्दबाजी में किया गया क्राइम नहीं था, बाकायदा एक पार्टनरशिप थी। दोनों के रोल्स एकदम साफ थे। हितेश जैन लॉजिस्टिक्स संभाल रहा था। उसने एक फेक आईडी का इस्तेमाल करके पंजाब की एक कंपनी से थैलियम मंगवाया और आर्सेनिक को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कुरियर से ऑर्डर किया। वहीं दूसरी तरफ कविता शाह का काम था एग्जीक्यूशन का। घर के अंदर उसने रोजाना बड़ी चालाकी से अपने पति और सास के खाने में, दूध में और पानी में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया।
और हद तो तब हो गई जब कमलकांत अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। तब भी कविता एक केयरिंग पत्नी का नाटक करते हुए अस्पताल के पानी में वो जहर मिलाती रही। ये बात इस केस को सच में बेहद भयानक बना देती है। भाग 4, डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड डिस्कवरीज। कहते हैं ना, क्राइम कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। डोज बढ़ा दो, पानी में मिला दो। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये वो असली मैसेजेस हैं जो कविता और हितेश ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक दूसरे को भेजे थे। जरा सोचिए, जब कमलकांत अस्पताल में भर्ती थे तब ये दोनों बाहर बैठकर मोबाइल पर जहर की डोज डिस्कस कर रहे थे। आज के समय में डिजिटल दुनिया में की गई हर हरकत का रिकॉर्ड बन जाता है। कमलकांत की बहन की शिकायत पर जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो यही मैसेजेस उनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुए। जांच के दौरान पुलिस ने सबूतों का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। मेडिकल और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की चैट्स, हितेश की फेक आईडी और कुरियर के पक्के रिकॉर्ड्स, और इस सब के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला सबूत मिला। कविता के खुद के खून में भी जहर के ट्रेसेस मिले थे। शुरुआत में उसने ब्लड टेस्ट करवाने से मना किया था, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो जहर सामने आ गया। अब आप सोचेंगे, ये कैसे? इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ कि ये एक इंटेंशनल डिकॉय यानी एक चाल थी। कविता खुद भी थोड़ा थोड़ा जहर ले रही थी ताकि अगर जांच हो तो वो कह सके कि उसे भी इन्फेक्शन हुआ है। फरवरी 2023 में क्राइम ब्रांच ने इन्हीं मजबूत सबूतों के आधार पर पूरी 13,365 पन्नों की एक विशाल चार्जशीट फाइल की। भाग 5, द वेट फॉर जस्टिस, इंसाफ का इंतजार और कानूनी कार्रवाई। अब यहां आकर हमारे लीगल सिस्टम की एक बहुत बड़ी जटिलता सामने आती है। एक तरफ हमारे पास सबूतों का अंबार है, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, पक्की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, कुरियर की रसीदें हैं और जुर्म करने का एक बहुत ही क्लियर मोटिव भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लूप होल है। इस केस में कोई डायरेक्ट चश्मदीद गवाह नहीं है। किसी ने भी अपनी आंखों से कविता को कमलकांत के खाने में जहर मिलाते हुए नहीं देखा। बंद दरवाजों के पीछे होने वाले अपराधों में यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। अदालत में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी इन सभी परिस्थितियों की कड़ी को बिना टोटे साबित करना पड़ता है। लेट 2025 तक इस केस का करंट स्टेटस कुछ ऐसा है। हितेश जैन अभी भी कस्टडी में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी बेल यह कहकर रिजेक्ट कर दी कि उसके खिलाफ कुरियर और फेक आईडी के बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं। लेकिन दूसरी ओर सेशन कोर्ट ने कविता शाह को बेल दे दी है। कोर्ट का मानना था कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि कविता ने खुद अपने हाथों से जहर दिया था। फिलहाल ट्रायल अभी भी चल रहा है, गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन केस पेंडिंग है और कमलकांत का परिवार आज भी इंसाफ की राह देख रहा है। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बंद दरवाजों के पीछे धीरे धीरे और पूरी प्लानिंग के साथ दिए गए इस धोखे के मामलों में हमारा लीगल सिस्टम एक डायरेक्ट आई विटनेस की जरूरत के इस भारी बोझ को कैसे पार कर सकता है? जब डिजिटल सबूत और खुद मेडिकल साइंस चीख चीख कर सच्चाई बयान कर रहे हों, तो क्या न्याय की परिभाषा को समय के साथ बदलने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस जटिल केस के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।